गुड मॉर्निंग बच्चों। नीट प्रीवियस ईयर की कड़ी में आज का जो टॉपिक है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, क्लास 12th का 4th चैप्टर एनसीईआरटी का। इससे बेटा नीट में 2 क्वेश्चन एकदम श्योर होते हैं, 100% पक्का होते हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ और मुख्य बातें हैं। अब हर प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के पहले मैं आपको कुछ मुख्य बातें बताऊंगा, और याद रखिएगा जितने क्वेश्चन आए होंगे ना वो उन्हीं मुख्य बातों पे ध्यान आएंगे। बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स को आपको क्या है उसमें सुधार करना है। तो कुछ बेसिक जो फार्मूले हैं उसको ध्यान देते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में सबसे पहली चीज़, मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन होता है। तो एक वर्ड आएगा राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 में अपने दाएं हाथ की हथेली में अगर ये करंट की दिशा है, ये करंट की दिशा है, तो याद रखिएगा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह पाम के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड पाम के परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड पाम के परपेंडिकुलर होगा। अब आइए कुछ मुख्य छोटी छोटी बातों को देख लेते हैं जो फार्मूले हैं, बेसिकली फार्मूले। आप लोग भी बेटा जैसे मैंने ये नोट किया है आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। जो भी लोग हम इस वीडियो को देखें, जो भी हमसे कनेक्टेड हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऐसे ही आप लोग भी नोट करके एक शॉर्ट रिवीजन, देखिए हम बोर्ड पे अपना लिख के क्या है आपको दे रहे हैं, तो आप लोग भी इसको ये नहीं कि सर का वीडियो देख लें, नहीं, उसको अपना कॉपी पे नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ चैप्टर की शुरुआत बायो-सेवर्ट लॉ से होती है। बायो-सेवर्ट लॉ जो होता है करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है B = μ0/4 पाई आइडियल साइन θ/r² होता है। फिर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। मान लीजिए फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इससे r डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस r है, ये करंट I है, तो B = μ0/4 पाई I/r sin θ1 प्लस sin θ2 होता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होता है B = μ0/2 पाई I/r होता है। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एंड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ वायर, मतलब ये एंड के परपेंडिकुलर, ये देखिए एंड के परपेंडिकुलर B = μ0/4 पाई I/r। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वायर, अलोंग द वायर B = 0, मतलब वायर के आगे और वायर के पीछे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वह क्या होती है, 0 होती है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड साइड, मतलब कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसके साइड में नीचे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये देखिए ये करंट कैरिंग वायर है, यही करंट कैरिंग वायर है, तो इसके नीचे यहाँ इस पॉइंट P पे क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये जो डिस्टेंस होता है वह r लिया जाता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस r ली जाती है, और इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन θ1 है, और बेटा इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन θ2 है, इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन θ2 है, तो B = μ0/4 पाई I/r sin θ2 माइनस sin θ1 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, sin θ2 माइनस sin θ1। फिर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, मान लीजिए कोई सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B = μ0I/2r होगा, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B = μ0I/2r होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, ये देखिए एक्सिस पे सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के μ0I/r² प्लस x² पे 3/2 होगा, μ0I/r² प्लस x² पे 3/2 होगा, ये सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, अगर कोई चार्ज मूव करता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा B = μ0/4 पाई QV/r²। इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी याद रखिएगा। ठीक है, जैसे μ0/4 पाई Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर R/ कितना R³, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज हो गया, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो। फिर उसके बाद बेटा एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या है, ठीक है, किसी भी क्लोज्ड पाथ के अंदर अगर खूब करंट कैरिंग वायर धंसे हुए हैं, जैसे देखिए करंट कैरिंग वायर धंसे हुए हैं, तो कहा यह जाता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड μ0 टाइम्स ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, μ0 टाइम्स ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर, ये देखिए बाहर की तरफ μ0/2 पाई I/r, ये r डिस्टेंस हमेशा एक्सिस से ली जाएगी, ये देखिएगा यहाँ से ली जाएगी r डिस्टेंस,
और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बी इन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड 0, और इसका ग्राफ कैसा होगा, ये देखिए अंदर तो कुछ नहीं मिलेगा और बाहर की तरफ रेक्टेंगुलर वेरिएशन होगा। ठीक, फिर 12वां मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। फार्मूलों पे याद रखिएगा, फार्मूले पे ही नीट के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के कारण क्या हो जाएगा, बी आउट म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई क्या आर, और अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सारी डिस्टेंस एक्सिस से ली जाएगी। तो अंदर की तरफ मान लीजिए अंदर आर डिस्टेंस पे फाइंड करना है, तो बी इन म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन आर का स्क्वायर, आई आर अपॉन आर का स्क्वायर, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, फाइनाइट लेंथ के सोलिनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये देखिए फाइनाइट निश्चित लंबाई का। तो मान लीजिए इस एंगल का एंगल ऑफ एलिवेशन θ1 है और इसका यहां से एंगल θ2 है, और नंबर ऑफ टर्न्स इसका कैपिटल N है, और सोलिनॉइड की लंबाई L है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Ni अपॉन 2 cos θ2 माइनस cos θ1 होगा, cos θ2 माइनस cos θ1 होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ सोलिनॉइड, इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इफेक्टिवली इनफाइनाइट, मतलब पूरे सोलिनॉइड के कंपेरिजन में इसकी साइज काफ़ी नेग्लिजिबल होगी, उसी को इनफाइनाइट कहा जाता है। साइज काफ़ी नेग्लिजिबल होगी, उसी को इनफाइनाइट कहा जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ सोलिनॉइड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई या एन इक्वल टू कैपिटल एन बाई यल हो जाएगा, एन इक्वल टू कैपिटल एन बाई क्या यल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड, टोराइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड, टोराइड एंडलेस सॉलिनॉइड होता है, मतलब अगर हम सॉलिनॉइड को मोड़ देते हैं तो उसको टोराइड कहते हैं, और टोराइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, जहां एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर, जहां एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर है, जहां आर जो है मीन रेडियस होता है। और याद रखिएगा टोराइड के सिर्फ अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है कंसेंट्रिक फॉर्म में, यहां और यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, यहां और यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स F इक्वल टू BIL साइन थीटा होता है। कोई भी अगर चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उस पर जो फोर्स होता है QBB साइन थीटा होता है। फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर, याद रखिएगा अगर ये दो करंट कैरिंग वायर है और इनमें करंट की दिशा सेम है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। याद रखिएगा अगर करंट की दिशा सेम होगी तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और वह अट्रैक्टिव फोर्स होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन आर। और यदि अगर इन दोनों में करंट की दिशा अपोजिट हो जाएगी तो याद रखिएगा इसमें क्या है, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव, और F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन कितना आर होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपके 17 फार्मूले हो गए हैं। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल मूविंग चार्ज बीम। चलिए भाई अब देखिए फोर्स बिटवीन पैरेलल मूविंग चार्ज बीम, दो चार्ज बीम, जैसे करंट वायर के बीच में, वायर में अगर करंट जाता है तो फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर होता है, और अगर चार्ज बीम जाता है, दो बीम जाता है तो उनके बीच में फोर्स क्या हो जाएगा, ये देखिए दो बीम जा रहे हैं Q1 Q2, ठीक है, V1 V2 वेलोसिटी से, इनके बीच की डिस्टेंस r है। तो याद रखिएगा इसमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से बड़ा होता है और इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव होगा। तो ये फोर्स F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 अपॉन आर स्क्वायर। रेडियस ऑफ सर्कल, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसका रेडियस r इक्वल टू mb अपॉन QB या मोमेंटम अपॉन QB, रूट में 2mk अपॉन QB जहाँ k काइनेटिक एनर्जी है, रूट में 3m kT जहाँ T टेम्परेचर है, K बोल्टजमैन कांस्टेंट है, या रूट में 2m QB अपॉन QB होगा जहाँ B वोल्टेज है, Q चार्ज है। और यही केस साइक्लोट्रॉन के लिए भी होता है। जैसे मान लीजिए साइक्लोट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछे तो R इक्वल टू रूट में 2mk अपॉन QB जहाँ K साइक्लोट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। और यही साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी के केस में भी होता है, T इक्वल टू 2 पाई m अपॉन QB, ये इसका टाइम पीरियड होता है। क्या होता है, और कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसका वर्क डन जो होता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है कांस्टेंट होती है, जिसके कारण उसका वर्क डन 0 होता है।
रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे प्रवेश करता है तो जो रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ होता है इक्वल टू mv sin थीटा अपॉन क्यूबी होता है। और दो सक्सेसिव पाथ के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो सक्सेसिव सर्कुलर पाथ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग पिच कहते हैं। और पिच जो होता है 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यूबी होता है, 2 पाई एम क्यूबी कॉस थीटा अपॉन क्यूबी होता है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप एम इक्वल टू आइए और मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन याद रखिएगा, ये अगर करंट लूप है तो इसका डायरेक्शन ऐसे होता है, ये देखिए इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट एम इक्वल टू आइए। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मूविंग चार्ज, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, एम इक्वल टू हाफ क्यू वी आर। याद रखिएगा, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, एम इक्वल टू हाफ क्यू वी आर। ठीक है। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो सिर्फ चार्ज और मास पे डिपेंड करता है। अगर ये सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंट का Q/2m। टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा या MB साइन थीटा, जहाँ थीटा m और b के बीच का एंगल है। अगर m और b के बीच का एंगल 0 डिग्री हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यदि m और b के बीच का एंगल 180 डिग्री हो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यदि m और b के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो याद रखिएगा वह न्यूट्रल होगा। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा करंट लूप का इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड माइनस MB कॉस थीटा। वर्क डन ऑन रोटेटिंग करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, W इक्वल टू MB कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसमें आता है क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, NIAB इक्वल टू C थीटा होता है, जहाँ C क्या होता है, कांस्टेंट होता है, C कांस्टेंट होता है, और थीटा एंगल ऑफ ट्विस्टिंग होता है, या नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ए एरिया ऑफ आर्मेचर कॉइल होता है, B मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो गैल्वेनोमीटर करंट कितना आता है, I इक्वल टू C थीटा अपॉन NAB, जहाँ C ठीक है टोरिजिनल रिजिडिटी है, C क्या है, टोरिजिनल रिजिडिटी है। ठीक है। तो ओरिजिनल रिजिडिटी कम होने के लिए गैल्वेनोमीटर में हम क्या है, क्वार्ट्ज या फाइबर इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। फिर करंट सेंसिटिविटी IS इक्वल टू थीटा अपॉन I, याद रखिएगा पर एम्पियर में आएगा NAB अपॉन C। करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए N बढ़ाएंगे, A बढ़ाएंगे, B बढ़ाएंगे, C घटाएंगे, तब IS बढ़ेगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, VS इक्वल टू थीटा अपॉन IR या NAB अपॉन CR, NAB अपॉन कितना CR, या R इक्वल टू IS अपॉन VS हो गया, IS अपॉन VS हो गया। याद रखिएगा, जैसे जनरल में रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट होता है, लेकिन अगर करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दिया है तो याद रखना रेजिस्टेंस IS अपॉन क्या होता है, VS होता है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अमीटर, अमीटर हमेशा याद रखिएगा सर्किट के सीरीज में कनेक्ट होता है, सर्किट के सीरीज में कनेक्ट होता है। और ये अगर I है तो ध्यान देना बेटा, ये गैल्वेनोमीटर के अगर पैरेलल में हम क्या है, अगर हम शंट जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर के अगर पैरेलल में हम शंट जोड़ देते हैं तो पूरा अरेंजमेंट ये अमीटर कहलाता है, पूरा अरेंजमेंट ये अमीटर कहलाता है। इस पूरे अरेंजमेंट को हम अमीटर कहते हैं। और ये IG G इक्वल टू I माइनस IG इंटू S, जहाँ यस शंट का रेजिस्टेंस है, G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। और याद रखिएगा अगर अमीटर का रेजिस्टेंस पूछेगा तो ये G और यस दोनों पैरेलल में होते हैं, अमीटर का रेजिस्टेंस GS अपॉन G प्लस यस होगा। अब कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, वोल्टमीटर याद रखिएगा हमेशा सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट होता है। और जब एक हाई रेजिस्टेंस अगर हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम वोल्टमीटर कहते हैं। और ये V इक्वल टू IG G प्लस क्या होता है, R होता है। अब देखिए बेटा, जो भी नीट का क्वेश्चन आया होगा ना, ये अभी तक जो भी मैं डिस्कस करूंगा 2019 से लेकर 2012 तक, पूरे 27 फार्मूले आपको मैंने बताए हैं। एकदम ध्यान दीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इन पे दो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब क्या है, स्क्रीन पे क्वेश्चन चलता रहेगा बेटा, मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा और उसको सॉल्व करते जाऊंगा, आप लोग भी उसी के साथ चलिएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन ठीक है चलते जाएगा, ठीक है, और उसी के अनुसार आप लोग भी चलिएगा। चलिए अभी एक क्वेश्चन पे, चलिए भाई स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है आपका। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2019 नीट का आया हुआ क्वेश्चन है जो 5 मई 2019 को हुआ था। इसमें क्या कर रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर करंट कैरिंग वायर है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड और R के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, ये देखिए सॉलिड सिलेंडर करंट कैरिंग वायर है, ये देखिए सॉलिड सिलेंडर करंट कैरिंग वायर है, ये एक्सिस है,
ये देखिए आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर होता है। ये डिस्टेंस हमेशा याद रखिएगा एक्सिस से ली जाती है। और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, कुछ कहा ना रहे तो सॉलिड सिलेंडर माना जाता है। बी इन इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। देख रहे हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो इसका मतलब बी और आर के बीच का ग्राफ देखिए क्या हो जाएगा। ये देखिए आर लेस देन आर और आर ग्रेटर देन आर हो गया। तो अंदर की तरफ देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये ग्राफ कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या हो गया, बी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। ठीक है, बी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, सी वाला ऑप्शन, मतलब तीसरा ऑप्शन जो है इसमें स्क्रीन पे जो दिया गया है वह सही है आपका। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन 4.1 चलते हैं। ठीक है, 4.1 चलते हैं। क्या कर रहा है 4.1, ये भी नीट 2019। हर साल बेटा 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, हर साल आपको 2 क्वेश्चन इस पे पक्का है मिलने हैं, 2 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, ये ध्यान रखे रहिएगा 2 क्वेश्चन। तो चलिए अब 4.1 पे चलते हैं, जो नीट 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, 5 मई को हुआ था परीक्षा। करा कि आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल विथ सेम मोमेंटा एंटर परपेंडिकुलर टू कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ देयर पाथ आर एच एंड आर अल्फा। तो कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है तो इसका जो रेडियस होता है आर इक्वल टू वह पी अपॉन कितना होता है, क्यू बी होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आर एच अपॉन आर अल्फा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू अल्फा अपॉन कितना, ठीक है, क्यू एच हो जाएगा। क्यों, पहले यही तो कह रहा है, अरे भाई बी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, मोमेंटा कांस्टेंट है, तो रेडियस किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो चार्ज पे डिपेंड करेगा, तो अब ये बताइए अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो होता है वह हाइड्रोजन के चार्ज का 2 गुना होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2:1। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ए वाला ऑप्शन जो है वह सही होगा, 2:1। देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कर लो सिलेक्शन मुट्ठी में, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए 4.2 क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 4.2 क्वेश्चन जो है ये उड़ीसा नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, उड़ीसा नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। टोराइड से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या है 4.2, टोराइड से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। 4.2 का रहा, 2 टोराइड ए एंड बी हैव द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 200 एंड 100 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स जो दिए गए हैं उनको लिख लीजिए, 2 टोराइड दिए गए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स N1 कितना है 200, जो दिया गया हो उसको तुरंत दिमाग में बैठा लेते हैं। उनके जो एवरेज रेडियस हैं R1 40 सेंटीमीटर है और R2 जो दिया गया है वह 20 सेंटीमीटर है। करा कि अगर दोनों में करंट सेम है, दोनों में करंट सेम है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द 2 लूप, ठीक है, 2 लूप के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो अभी मैंने टोराइड का फार्मूला आपको बताया था, टोराइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है B इक्वल टू म्यू नॉट NI होती है, जहाँ N क्या होता है, N जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2 पाई R, ये देखिए I हो जाएगा। तो देखिए I कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पर B1 अपॉन B2 जो हो जाएगा N1 अपॉन N2 और R2 अपॉन R1 के बराबर हो जाएगा। बोले भाई ये तो हो जाएगा, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो B1 अपॉन B2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 R2 अपॉन R1 हो जाएगा। अब ये देखिए ये क्या हो गया, 200 अपॉन 100, R2 क्या हो जाएगा, R2 20 अपॉन 40। इसको सॉल्व करेंगे तो 1:1 आएगा, और 1:1 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये इसमें 1:1 का ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये हो गया नीट उड़ीसा, क्या नीट उड़ीसा 2019 का क्वेश्चन। अब इसी में 4.3 है, ये भी उड़ीसा नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है, करा स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स एज शोन इन द फिगर,
द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप इज कैपिटल आर, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पी एट द लूप इज, ठीक है, 0 है, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 32 आर आउटवर्ड है, ठीक है, या 3 म्यू नॉट आई अपॉन 32 आर इनवर्ड है, या म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इनवर्ड है। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है भाई। क्या दे रहा है, कैसे क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि सर्कुलर करंट लूप चल रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर करंट लूप चल रहा है, ये सर्कुलर करंट लूप है, इसमें इस प्रकार से ऐसे करंट कैरिंग वायर है और ये सेंटर है, इधर जो करंट है वह I1 है, इधर जो करंट है वह I2 है। कहा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो एक आपको मैं तरीका बताऊं, एक जुगाड़ आपको बताऊं, कोई भी करंट लूप है अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, मतलब ये जो करंट लूप है इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी करंट लूप है अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ध्यान दीजिएगा, यही तो करंट लूप है, इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम है, ध्यान दीजिएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर क्या है, सेम है यहाँ पे, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। जैसे डिफरेंट प्रकार की मैं आकृतियाँ बनाऊँ, ये देखो इस तरह से ये ट्रायंगुलर लूप है, अगर ये करंट है तो याद रखिएगा यहाँ भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। मैं ऐसे आपको बनाऊँ, ये देखिए इस प्रकार से है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी किसी भी प्रकार का शेप होगा, यही इस प्रकार का शेप हो, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, 0। यही अगर इस प्रकार का हो, ऐसे हो, याद रखिएगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। यही अगर इस प्रकार से हो तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। मतलब किसी भी तरह की आकृति रहती है, हाँ तार का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होना चाहिए, तो याद रखिएगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, 0 होगा। अब जैसे बहुत बच्चे पूछते हैं सर कैसे 0 होगा, तो उसको भी बता दे रहे हैं, क्या रीजन है। ये देखिए A, C और B, A, D, ये देखिए इन दोनों के बीच बैटरी लगी होगी, यही तो मतलब है कि इन दोनों के बीच बैटरी लगी हुई है, ऐसे बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ऐसे बैटरी लगी हुई है। अब देखिए यहाँ से करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक ACB पाथ से जा रहा है, एक ADB पाथ से जा रहा है। इसका मतलब ACB और ADB एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी ACB इक्वल टू ADB है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखिए अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दोनों का वोल्टेज आपस में बराबर होगा, और क्या I1 R1 इक्वल टू I2 R2 या I1 रो L1 अपॉन A I2 रो L2 अपॉन A। ए तार का क्रॉस सेक्शन है जो सेम है, यानी क्या कहने का मतलब I1 L1 इक्वल टू I2 L2 हो गया। चलिए भाई I1 L1 इक्वल टू I2 L2 हो गया। I1 L1 जो है वह I2 L2 के क्या हो गया बेटा, बराबर हो गया। I1 L1 इक्वल टू I2 L2 हो गया। चलिए I1 L1 इक्वल टू I2 L2 हो गया। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि ACB पार्ट की मान लीजिए लंबाई आपने कितनी मानी है, L1 मानी है, और इसकी लंबाई कितनी मानी है, L2 मानी है। तो चलिए ACB पार्ट के कारण जरा बायो-सेवर्ट लॉ लगा दीजिए, ठीक है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बताइए क्या होगा, अंदर होगा, क्यों, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। तो BACB पार्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह अंदर होगा, और कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा बताइए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 L1 बाई R स्क्वायर, ये इनवर्ड होगा। ADB पार्ट के कारण जरा मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए, ADB पार्ट के कारण, चलिए ADB पार्ट के कारण देखते हैं। ये देखिए करंट ऐसे गया है बेटा, ADB करंट ऐसे गया है, तो ADB पार्ट के कारण क्या होगा, अगर करंट ऐसे गया तो इसके कारण देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी, देखिए ऊपर की तरफ होगी। करंट अगर ऐसे है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा। तो ADB पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, ये देखिए म्यू नॉट अपॉन I2 L2 अपॉन R स्क्वायर, और ये जो करंट हो गया वह इनवर्ट हो गया। क्या हो गया, ये करंट इनवर्ट हो गया। ADB के कारण म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, I2 L2 अपॉन कितना हो जाएगा, R का स्क्वायर। दोनों करंट, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के उल्टा पुल्टा हैं, तो बोलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। अरे भाई I1 L1 और I2 L2 आपस में बराबर है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो वेक्टर सम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका उड़ीसा नीट में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन हो गया।
अब चलिए चलते हैं नीट 2018 का क्वेश्चन है, नीट 2018 का क्वेश्चन है। 4.4 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कर रहा है, नीट 4.4 क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़ते रहिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा होगा बेटा, पढ़ते रहिए आप लोग। चलिए 4.4 कहाँ का आया हुआ है, नीट 2018 का। कह रहा है मेटालिक रॉड मास पर यूनिट लेंथ M/L 0.5 kg पर मीटर दिया गया है M/L, lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle of 30 degree, which makes an angle of 30 degree, ठीक है, which makes an angle of 30 डिग्री। ये देखिए 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री है। with the horizontal, the rod is not allowed to slide down by flowing a current through it when magnetic induction B equal to 0.25 टेस्ला। पूछ रहा करंट की वैल्यू क्या होगी। तो क्या है क्वेश्चन में, ठीक है, कह रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इसका एंगल 30 डिग्री दिया गया है। यहाँ पे कोई करंट कैरिंग वायर है, ध्यान दीजिएगा, कोई करंट कैरिंग वायर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है। कह रहा है इसमें करंट क्या होगा, करंट क्या होगा कि अगर ये इक्विलिब्रियम में हो, मतलब नीचे स्लाइड ना करे। नीचे स्लाइड करने का मतलब इस प्रकार से ये स्लाइड ना करे, देखिए इस प्रकार से स्लाइड ना करे। तो इसमें कह रहा कि करंट की वैल्यू क्या होगी अगर यह नीचे स्लाइड क्या है, नहीं करता है, नीचे की तरफ सरकता नहीं है। तो हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार इस पे कितने प्रकार के फोर्स लग रहे हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं, कितने प्रकार के फोर्स लग रहे हैं इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये जो इनवर्ट करंट है, इस पे सबसे पहली चीज इसका वेट mg नीचे लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन, जो कि फ्रिक्शन की बात किया नहीं है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की हम बात करेंगे ही नहीं। और मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा देख लेते हैं, चूंकि करंट अंदर की तरफ है, इनवर्ट है करंट। ये देखिए मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा, ये राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। अगर ये क्या है, करंट इनवर्ट है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ऊपर है, वर्टिकली ऊपर दिया है, क्वेश्चन में कहा है, तो बताइए फोर्स कैसे हो जाएगा। फोर्स ऐसे हो जाएगा, यानी ये फोर्स हो गया F = IBL। चलिए अब हम mg और IBL को क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। तो रिजॉल्व करने के लिए देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। चलिए mg को रिजॉल्व किया जाए। तो ये देखिए mg को रिजॉल्व करेंगे तो थीटा के पास क्या हो गया, mg cos थीटा, और थीटा से दूर कितना हो गया, mg sin थीटा। IBL को रिजॉल्व किया जाए, थीटा के पास कितना हो जाएगा, IBL cos थीटा। थीटा से दूर कितना हो जाएगा, IBL sin थीटा। बोलिए भाई हो गया। अब अगर यन कभी अगर पूछा होता, अगर यन पूछा होता, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में यन पूछा होता, तो यन पूछा होता तो यन इक्वल टू क्या हो जाता, mg cos थीटा प्लस IBL sin थीटा। बोलो भाई यन हो जाता कि नहीं। लेकिन यन आपसे नहीं पूछा है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, रुका है, तो इसका मतलब ये वाला फोर्स जो होगा इस वाले फोर्स के बराबर होगा। यानी क्या कहने का मतलब, IBL sin थीटा इक्वल टू mg sin थीटा हो गया। बोलो भाई IBL sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया, mg sin थीटा हो गया, या I इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg अपॉन BL। ठीक है, ये mg अपॉन BL, ये IBL cos थीटा है, tan थीटा हो जाएगा। अब आपको सब पता है, देखिए m/L पता है, g पता है, b पता है, थीटा पता है, सब पता है। अगर सब रख के सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर D आएगा 11.32 एम्पियर। आंसर कौन सा आएगा, D आएगा। ठीक है भाई, तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये आपका 4.4 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 4.5 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4.5 क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है, कैसे क्या चीज़ें कही जा रही हैं। तो चलिए भाई 4.5 क्वेश्चन, ये भी नीट 2018 का ही है।
स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है, पढ़ते रहिए। 1 मिनट आपको समय रहेगा एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन के लिए, ये ध्यान हमेशा रहे। 4.4 क्वेश्चन करा, करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, यानी IS इक्वल टू क्या दिया है 5, ठीक है, इंटू 10⁻³ डिवीजन पर एम्पियर। ये देखिए मिली एम्पियर था, उसको मैंने एम्पियर में चेंज कर दिया, ठीक है। और ये होता कितना है, NAB/C होता है। वोल्टेज सेंसिटिविटी VS इक्वल टू क्या दिया है, ये 20 डिवीजन पर वोल्ट, ये क्या होता है NAB/CR होता है। करा कि रेजिस्टेंस बताओ, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू IS/VS हो जाएगा, R इक्वल टू IS/VS। याद रखिएगा, सिंपल में रेजिस्टेंस वोल्टेज अपॉन करंट होता है, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है। देखिए इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ही तो आएगा, करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है, ये होता है। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 250 ओम, यानी कौन सा आंसर सही है, सी वाला सही है। तो ये हो गया 4.5 हो गया, 4.5 ये हो गया आपका, 4.5 हो गया। अब चलते हैं 4.6 की ओर चलते हैं, 4.6, चलो भाई 4.6 की तरफ चलते हैं। ये आपका नीट 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा होगा। 4.6, एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर कैरिंग सेम करंट I along the same direction as shown in figure, magnitude of force per unit length on middle wire B is given by, on middle wire B is given by, on middle wire B is given by। ये आपके सामने क्वेश्चन चल रहा है। देखिए इस तरह से ये करंट कैरिंग वायर दिए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस D है, ये करंट कैरिंग वायर है, इनके बीच की डिस्टेंस D, इस पे आपको फोर्स निकालना है। सब में करंट आई है, तो ये बताइए क्या इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा, ये बताइए इसके और इसके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। तो चलिए भाई अट्रैक्टिव फोर्स कितना हो जाएगा, इसमें करंट आई है, अभी मैंने बताया था पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच। तो ये बोलिए F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/2π, यूनिट लेंथ दिया है I²/d। ये देखिए ये भी दोनों में करंट की दिशा सेम है, डॉट, डॉट का मतलब ऊपर करंट आता है, डॉट का मतलब ऊपर करंट आता है, दोनों में करंट का दिशा सेम है। तो ये बताइए इनके बीच भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, F2 इक्वल टू μ0/2π I²/d। बताइए क्या दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये बताइए F, नेट फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा μ0/2π I²/d√2। ठीक है भाई, ये नेट फोर्स हो जाएगा, तो μ0/2π I²/d√2, ये नेट फोर्स हो जाएगा, I²/d√2 ये नेट फोर्स हो जाएगा। तो इसको यहाँ देखिए √2 से डिवाइड किया है, तो F इक्वल टू μ0/2√2 di²। ठीक है, तो ये आपका नीट 2017 का 4.6 हो गया। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही है, सी वाला सही है। अब चलते हैं 4.7 की ओर, 4.7 की ओर चलते हैं, जो नीट सेकंड 2016 का क्वेश्चन है। चलो भाई 4.7 की ओर चलो, 4.7 नीट सेकंड 2016 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है लॉन्ग वायर कैरिंग ए स्टेडी करंट इज बेंट इनटू a circular loop of 1 turn, the magnetic field at the center of loop is B, magnetic field at the center of loop is B, it is then bent into a circular coil of n turns, then magnetic field at the center of this coil of n turn will be। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है 4.7 क्वेश्चन। चलिए भाई क्या कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का, कहने का मतलब है कि कोई भी, ये देखो स्ट्रेट एक वायर है, ये देखो स्ट्रेट वायर है, इसको हम लोग एक टर्न में ऐसे चेंज कर दिए, तो देखो ये सर्कल हो गया। अब करा कि इसी के अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स n टर्न्स बना दें, नंबर ऑफ n टर्न्स बना दें,
तो बताओ अगर 2 टर्न्स बनाएंगे तो रेडियस आधा हो जाएगी, हो जा रही है कि नहीं? 2 टर्न्स अगर बनाएंगे तो रेडियस आधा हो जाएगी। 4 टर्न्स अगर बनाएंगे तो रेडियस क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। अगर 4 टर्न्स बनाएंगे तो रेडियस 1/4 हो जाएगी। देखिए अगर 4 टर्न हम लोग बनाते हैं तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी रेडियस। तो n टर्न्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? रेडियस r/n हो जाएगा। तो बोलो भाई n टर्न्स अगर बनाएंगे तो ये सर्कुलर वायर दिया गया है, इसमें करंट है, इसका रेडियस r है। बोलो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? μ0I/2r। अब हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को n बढ़ा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स को n, ये देखिए बार बार ये कर रहे हैं, तो रेडियस r/n हो जा रही है। बोलिए रेडियस r/n हो जा रही है, रेडियस r/n हो जा रही है। तो अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितने हो जाएगी? μ0 हो जाएगा कि नहीं? ये तो होगा। अरे भाई नंबर ऑफ टर्न्स n टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड हो गई और ये r/n हो गया। तो अब बताओ दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों को डिवाइड करेंगे तो BC = n²b, यानी जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वह n² गुना हो जाएगा। जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वह कितना हो जाएगा? n² गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? बी वाला ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ये बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, याद भी के रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार नीट में पूछा गया है। फिर चलते हैं 4.8, नीट सेकंड 2016 का है। चलिए भाई 4.8 क्वेश्चन, ठीक है। 4.8 क्वेश्चन क्या कर रहा है? नीट सेकंड 2016 का है। एन इलेक्ट्रॉन इज द मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, कितना दे रहा है? 3.57 × 10⁻² टेस्ला। इसका E/m रेशियो दे दिया है 1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल आसान वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो देखिए टाइम पीरियड 2πm/qb होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? qb/2πm होती है, या q/m b/2π। अब देखिए b भी दिया है, q/m भी दिया है, इसको रखेंगे तो 1 GHz, ठीक है, यानी पहला वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है ना बेटा, q/m भी दिया। देखिए सब कुछ दे दिया छोटे छोटे, मतलब जो मैंने आपको सबसे पहले जो 27 फार्मूले लिखे हैं उस फार्मूले के इर्द गिर्द, ठीक है, ना 2019 में गया था, ना 2020 में जाएगा, ना 2017 में गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी फार्मूले के इर्द गिर्द ही आपका क्वेश्चन क्या है? घूमेगा। तो ये नीट सेकंड 2016 का 4.8 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 4.9 क्वेश्चन, नीट सेकंड 2016 का ही है। चलिए 4.9 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं। 4.9 क्वेश्चन, चलो भाई 4.9 क्वेश्चन नीट सेकंड 2016 का क्या कहा जा रहा है? A long straight wire of radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed over its cross section. The ratio of magnetic field B and B dash at a radial distance a/2 and 2a respectively from the axis of wire H. तो चलिए भाई देखिए क्या कर रहा है, एक सॉलिड सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर है। ध्यान दीजिएगा, ये सॉलिड सिलेंड्रिकल, इसका रेडियस ए है, एक्सिस से 2a डिस्टेंस पे, आउट μ0/2π I/2a हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और एक्सिस से a/2 डिस्टेंस पे, मतलब अंदर, ये देखिए बी इन कितना हो जाएगा? μ0/2π I वही रहेगा, a/2 हो जाएगा, और ये a का स्क्वायर, क्यों a IR/r का स्क्वायर, दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो 1/1। कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला सही है। कौन सा सही है? ये वाला सही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा? 4.9 नीट सेकंड 2016 का।
अब चलते हैं 4.10 पे, जो नीट फर्स्ट 2016 में आया था। चलिए भाई किस पे चलते हैं, 4.10। 4.10 क्या कर रहा है, 4.10 का रहा है, नीट फर्स्ट का है, नीट फर्स्ट 2016 का। करा स्क्वायर लूप ABCD करेंगे करंट आई इज द प्लेस्ड नियर एंड कोप्लानर विथ ए लॉन्ग स्टेट कंडक्टर XY करेंगे करंट आई, द नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी, नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी, नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी। देखिए ये करंट कैरिंग वायर दिया है, ये आपका क्या है, करंट कैरिंग वायर है I, और ये क्या दिया गया है, इस प्रकार से ऐसे दिया गया है। इसमें जो करंट है छोटा ही है, इसका साइज L है, L/2 है। इनके नाम है ABCD। तो कह रहा कि ABCD पे नेट ऑप्शन नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ABCD पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस करंट कैरिंग वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रही है, क्या रही है, इनवर्ड आ रही है। ये देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वह क्या आ रही है, इनवर्ड आ रही है। क्यों भाई, ये तो इनवर्ड आ रहा है, इनवर्ड आया। अब जरा इसमें और इसमें क्या होगा, देखो दोनों करंट की दिशाएं सेम हैं। अगर दोनों करंट की दिशाएं सेम हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव। तो चलो भैया अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, ये F1 हो गया। चलो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/2 पाई, μ0/2 पाई I, और ये L/2 हो जाएगा, ऊपर चला गया। ये देखिए BC और AD पे जो फोर्स होते हैं वह एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। BC और AD पे ये देखिए क्या हो जाएगा, BC पे फोर्स ऐसे है, ठीक है, मतलब इधर की तरफ फोर्स है, और AD पे फोर्स जो है वह करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड रूल नंबर 2 लगा रहे हैं, फोर्स इधर की तरफ है। बताओ क्या है, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ठीक है। यानी BC और AD पे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी इनके कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब कौन बचा, एक करंट ये बचा, एक करंट ये बचा। देखिएगा एक करंट ये बचा, एक करंट ये बचा। तो ये बताओ ये दोनों पैरेलल करंट कैरिंग वायर क्या हैं, ये दोनों पैरेलल करंट कैरिंग वायर, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा। F2 इक्वल टू क्या हो गया, μ0/2 पाई I, और ये देखिए L और L/2, भाई इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, 3L/2, तो 3L/2 ये हो गया। इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। कौन बड़ा है भाई, F1 बड़ा है। F1 बड़ा है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स F इक्वल टू F1 माइनस F2। ये देखिए F इक्वल टू, ठीक है, F1 इक्वल टू F1 माइनस F2। ये 2 कटा, 2 कटा, 1 में से 1/3 गया, कितना बचा, 2/3 μ0 I अपॉन क्या L। कौन सा ऑप्शन सही है, C वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, C वाला, ठीक है भाई। तो ये देखिए 4.11 क्वेश्चन, क्वेश्चन, ये आपका कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका नीट 2015 में भी आया है, और फिर आपका पीछे भी दिया है, ठीक है, मेंस 2012, मेंस 2012 में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 4.1 है, इसी में 4.2 दिया, 4.23 भी दिया था, तो 4.23 नहीं कराएंगे, 4.11 से ही काम चल जाएगा। तो ये नीट में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्या रहा है क्वेश्चन, स्क्रीन पे चल रहा है क्वेश्चन, जरा पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, बोथ एंटर इन ए रीजन of uniform magnetic field moving at a right angle to the field B. The kinetic energy acquired by proton is 1 mega electron volt. The energy acquired by the alpha particle will be energy acquired by alpha particle. तो अभी मैंने आपको शुरुआत में ही फार्मूला बताया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है
तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में उसका रेडियस कितना होता है ये बताइए। R इक्वल टू रूट में 2m अपॉन क्यू बी हो रहा है। कह रहा प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का रेडियस सेम है, यानी रूट में 2m, ये क्या दिया प्रोटॉन का 1 दिया है, और चार्ज क्या है q है, b है। अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा 4m, ये के अल्फा काइनेटिक एनर्जी, चार्ज कितना हो जाएगा 2qb, चार्ज 2q होता है, प्रोटॉन का 2q होता है, तो ये देखिए 2q कर दिया, मास 4m टाइम होता है। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो के अल्फा इक्वल टू क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा इसमें, ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, बी वाला सही है। तो ये 4.11 क्वेश्चन, ये 2-3 बार नीट में पूछा है। एक तो मेंस जब हुआ था, जब प्री और मेंस परीक्षा होती थी तो मेंस में पूछा गया था, और फिर 2015 में पूछा गया था। अब चलते हैं 4.12 की तरह, 4.12 की तरफ चलते हैं। क्या है 4.12 की तरफ, जो नीट 2015 कैंसल्ड का क्वेश्चन है। क्या करा 4.12 2015 कैंसल्ड। क्या करा एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर मेक्स n रोटेशन पर सेकेंड, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर हैज मैग्नीट्यूड। कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो आप जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है उसके सर्कुलर पाथ पे, ये देखिएगा करंट कैरिंग वायर, उसके सर्कुलर पाथ पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2R होता है। या म्यू नॉट I क्या होता है E बाई टी, 1/t को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और n रिवॉल्यूशन पर सेकेंड जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट EN अपॉन 2R, म्यू नॉट EN अपॉन क्या 2R। देखिएगा म्यू नॉट EN अपॉन क्या हो जाएगा 2R। तो ये सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो हो गई, म्यू नॉट EN अपॉन कितना हो गया, ये 2R हो गया, म्यू नॉट EN अपॉन 2R हो गया। तो 4.12 का कौन सा है, बी वाला सही है। कौन सा सही है, बी वाला सही है। छोटे छोटे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 1 से 2 तीसरे लाइन तक जाते जाते मेडिकल का हो जाएगा। अब चलते हैं 4.13। चलो भाई 4.13, ये भी 2015 का ही है। क्या कर रहा है कि डायग्राम में जो दिया गया है उसके कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करिए। ये देखिए वाई एक्सिस ऐसे दे दिया है, जेड एक्सिस ऐसे दे दिया है, और एक्स एक्सिस ऐसे दे दिया है, और ये कोई करंट कैरिंग वायर है, ये आर डिस्टेंस है सेंटर पी पे ओ पे। आप नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करिए, सेंटर ओ पे आप नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है फाइंड करें। नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ओ पे क्या हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, करंट कैरिंग वायर कैसे हैं। देखिए ये करंट कैरिंग वायर है, ये जेड सॉरी ये एक्स एक्सिस में है, ऐसे करंट है, ऐसे करंट है। तो बेटा जरा इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ पे देख लें, इसके कारण ये इसके कारण आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देख लें क्या होगा। बोलिए भाई देखिए ये इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए, ये जो दिया गया है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ये बोलो, ये करंट ऐसे दिया है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये नीचे की तरफ होगा, मतलब जेड एक्सिस के अपोजिट। तो जेड एक्सिस के अपोजिट, तो देख लीजिए इसके कारण इसका नाम 1 रखते हैं, इसका नाम 2 रखते हैं, इसका नाम 3 रखते हैं। तो B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन एंड के परपेंडिकुलर I बाई आर और माइनस क्या K कैप। ये देखिए B2 इसके कारण, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, तो सेमी सर्कुलर इसी प्लेन में है, जेड वाई प्लेन में है, ये जेड वाई प्लेन में है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगा। देखिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गया। तो B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई आर, 4 होगा 4, और ये क्या हो गया माइनस I कैप। माइनस I कैप क्यों, क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस इधर है, तो एक्स एक्सिस के विपरीत अंदर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड है। फिर आ जाइए इसके कारण, ये B3 देख लेते हैं, B3 देख लेते हैं। B3 में क्या है, ये देखिए करंट ऊपर जा रहा है। बोलो भाई B3 में करंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो अगर B3 में करंट ऊपर जा रहा है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखिए ये इनवर्ट नीचे की तरफ होगा। देखो ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नीचे होगा।
नीचे का मतलब कौन, B3 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर माइनस के कैप। ठीक है, ऑप्शन देखते रहिएगा। सब में से माइनस कॉमन हो जा रहा है और सब में से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते रहिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर कॉमन ले लेते हैं, देखिए क्या बचता है, कैसे क्या चीज़ें बचती हैं इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ तो पाई रहेगा नहीं, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो अब देखिए क्या कैसे कौन सी चीज़ हो जाएगी। b इक्वल टू माइनस को बाहर ले लिया, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर के कैप हो गया, और प्लस ये देखिए म्यू नॉट अपॉन 4, म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाई आर हो गया। चलिए क्या कॉमन ले लेते हैं हम इसमें। ठीक है, तो म्यू नॉट b इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ 2k कैप हो जाएगा, प्लस वहाँ क्या है 4 से 4 कट जाएगा, पाई आई कैप हो जाएगा, पाई आई कैप हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ये आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये 4.13 हो गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला आपका सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं 4.14 की दुनिया में चलते हैं। 4.14 कौन सा है, 4.14 भी आपका क्या है 2015 कैंसिल परीक्षा में ही आया था। छोटी छोटी बातों को बेटा ध्यान दीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या कह रहा है 4.14, ए कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड ए एंड ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I is the located in the same plane as shown in the figure. The frame moves to right with a constant velocity v. The EMF induced in the frame will be proportional to. ठीक है, प्रोपोर्शनल टू। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कौन सा प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए इस प्रकार से करंट दिया है और ये एक फ्रेम दिया है, इसका साइड A है, ये यहां से x डिस्टेंस दिया है। ठीक, और ये भी वेलोसिटी से जा रहा है आगे की तरफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। ये देखिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, इनवर्ड, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गई कि नहीं। ये बताओ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप आगे की तरफ जा रहा है तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम इंड्यूस्ड करंट निकाल लेते हैं, उसमें इंड्यूस्ड करंट निकाल लेते हैं। ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये v इधर की तरफ है, तो इंड्यूस्ड करंट देखो ऊपर की तरफ होगा। यानी इंड्यूस्ड करंट कैसे हो गया, ये देखिए ऊपर की तरफ हो गया। यानी यहां सेल कैसे होगा, सेल ऐसे होगा। इंड्यूस्ड करंट क्या है पता है आपको, इंड्यूस्ड करंट जो है वह आपका माइनस से प्लस की तरफ जाती है। फिर ऐसे इधर देखिए, ये इधर जा रहा है तो ये ऐसे, इसमें भी करंट ऊपर की तरफ है। अरे भाई ये आपका क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये इंड्यूस्ड करंट हो गया, यही तो होता है। तो ये बताओ क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस हो गया। ये क्या होगा, ये डिस्टेंस जो हो गई यह x माइनस a बाई 2 हो गई, और ये डिस्टेंस क्या हो गई x प्लस a बाई 2 यहां तक। तो नेट ईएमएफ क्या होगा, आप देख रहे हैं दोनों सेलों के प्लस प्लस आपस में मिले हुए हैं। तो जो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वह E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 माइनस E2 हो जाएगा, या E इक्वल टू E1 माइनस E2 हो गया नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब क्या इसमें V और A तो समान है, लेकिन दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है वह अलग अलग है। ये देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन x माइनस a बाई 2 माइनस, अरे भाई x माइनस a बाई 2 दूरी पे है, और यहाँ से x प्लस a बाई 2 दूरी पे। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ये हो गया। क्या कॉमन ले लेते हैं, VA म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, और ये 1 बाई 2 हो गया। I भी कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम क्या आ गया 2x माइनस a 2x प्लस a, 2x प्लस a माइनस 2x प्लस a, एलसीएम ले लिया, 2x कट गया,
2 से 2 कट गया, E इक्वल टू देखिए म्यू नॉट वी आई ए स्क्वायर अपॉन पाई 2x माइनस ए 2x प्लस ए। देख रहे हैं कैलकुलेशन। अब आप खुद बताइए क्या क्या यहाँ कांस्टेंट है। अरे म्यू नॉट कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2x माइनस ए 2x प्लस ए हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो गया? इसमें जो ऑप्शन हो गया आपका 4.14 में बी वाला सही हो गया। 4.14 में बी वाला आपका सही हो गया। ठीक है भाई। अब चलते हैं 4.15 में। 2014 का है 4.15। चलिए भाई 4.15 2014 का है। 2014 का क्या करा है? इन एन अमीटर 0.2% ऑफ मेन करेंट passes through the galvanometer. If resistance of galvanometer is G, the resistance of ammeter will be, the resistance of ammeter will be। मतलब क्या कहा जा रहा है? ये देखिए ये गैल्वेनोमीटर है और इसके पैरेलल में हम लोग एक शंट लगाते हैं। क्यों? तभी तो अमीटर बनता है। ये I है, ये IG है और इसमें कितना करंट जाता है? I माइनस IG। क्वेश्चन में करा कि IG जो है 0.2 I अपॉन कितना है? 100 है। 0.2% दिया है तो 0.2% दिया गया है तो 0.2 I अपॉन कितना है? ये 100 दिया है। 0.2 I अपॉन क्या दिया है? 100। ये आपका गैल्वेनोमीटर करंट दिया है। कौन सी करंट दी गई है? गैल्वेनोमीटर करंट 0.2 I बाई कितना हो गया? 100। अब देखिए आप जानते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अमीटर, IG G इक्वल टू I माइनस IG इंटू यस। तो 0.2 I अपॉन 100 I माइनस 0.2 I अपॉन कितना, और ये देखिए यस सॉल्व किया यहां से तो यस इक्वल टू क्या आ गया? यस इक्वल टू G अपॉन ये 100 कट जाएगा, G अपॉन 4 कितना हो जाएगा? G अपॉन कितना? ये 100 में से 0.2 गया 99.8 आया। 99.8 में, ठीक है 99.8 आया। 99.8 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 2 चौके 8, 2 9 18, 2 9 18, G अपॉन 449। अब देखिए अमीटर का रेजिस्टेंस पूछा है। अमीटर का मतलब G और यस के कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस पूछा है। G और यस के कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस पूछा है तो इसका मतलब A इक्वल टू क्या हो जाएगा? GS अपॉन G प्लस यस। GS अपॉन G प्लस यस हो जाएगा। ये GS अपॉन G प्लस यस या यस की वैल्यू रखा हमने, ठीक है क्या हो जाएगा? ठीक है G प्लस G अपॉन 499। इसको सॉल्व किया तो G अपॉन कितना हो गया? 500। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला होगा। कौन सा सही होगा? G अपॉन 500। ध्यान दीजिएगा अमीटर का रेजिस्टेंस पूछा है तो अमीटर का मतलब G और यस पैरेलल में है तो पूरा अमीटर बनेगा ना, तो पूरा अमीटर का रेजिस्टेंस पूछा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? सी। अब चलते हैं 4.16 पे चलते हैं। 4.16 ये भी आपका 2014 का ही आया हुआ है। 4.16 पे चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा ध्यान दीजिए। 4.16 क्या करा? 4.16 करा टू आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर AOB एंड COD आर प्लेस एट ए राइट एंगल टू ईच अदर with one above other such that O is their common point for the two. The wires carry a I1 and I2 currents respectively. Point P is the line at a distance D from O along a direction perpendicular to plane containing the wires. The magnetic field at the point P will be. The magnetic field at the point P will be. मतलब दो परपेंडिकुलर वायर रखे गए हैं। ये देखिए ये इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है और ये जो पॉइंट P है इसके परपेंडिकुलर, ये जो पॉइंट P दिया है इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करनी है। तो देखिए
इसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह इधर की तरफ होगा। क्यों? डी डिस्टेंस पे इधर की तरफ होगा ना, समझ रहे हैं ना। तो चलिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या देख लेते हैं, इधर की तरफ, यानी B1 इक्वल टू μ0/2 इनफाइनाइट लेंथ क्या हो जाएगा, I1/d। और इसके कारण ये देखिए, ये करंट I2 है, इसके कारण क्या हो जाएगा, ये देखिए करंट I2 है। रूल नंबर 1 लगा रहे हैं, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। करंट अगर ऐसे है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा, डाउन नीचे हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया वो क्या हो गया, B2 इक्वल टू μ0/2 I2 अपॉन कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। बताइए क्या दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रही है कि नहीं। ठीक है, एकदम लग रही है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं। अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। अब बताइए इसको कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसको D वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें कौन सा सही है, D सही है। तो 4.16 में कौन सा सही है, D वाला। अब चलते हैं 4.7 की तरफ, क्या है कैसे है 4.7। चल भाई 4.7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका नीट 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा, कई बार बच्चे इसको पूछते हैं। ये नीट 2013 का आया हुआ है। ठीक है, क्या करा मैंने, प्रोटॉन इज द रिलीज फ्रॉम द रेस्ट इन ए रूम, it starts with an initial acceleration a0 towards west. When it is projected towards north with a speed v0, it moves with an initial acceleration 3a0 towards west. The electric and magnetic field in the room. ये आपसे कहा जा रहा है कि एक रूम है, ये देखिए एक कमरा है, ये ईस्ट है। कहा जा रहा है कि प्रोटॉन को वेस्ट डायरेक्शन में फेंका गया तो a0 एक्सीलरेशन से चल रहा है। प्रोटॉन को वेस्ट डायरेक्शन में फेंका गया तो a0 एक्सीलरेशन से चल रहा है, a0 एक्सीलरेशन से चल रहा है। अगर वेस्ट डायरेक्शन में फेंका गया तो वेस्ट डायरेक्शन में फेंकने पे यह a0 एक्सीलरेशन से क्या है, चल रहा है। प्रोटॉन a0 एक्सीलरेशन से चल रहा है भाई। तो चलिए अब a0 एक्सीलरेशन से चल रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तभी तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में गया है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, तभी तो a0 दिशा में गया है। इसका मतलब क्या हो गया, ma0 इक्वल टू EE या E इक्वल टू ma0 बाई E। किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है भाई, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पॉजिटिव चार्ज जाता है। फिर कहा जा रहा है कि अगर उसको पश्चिम नॉर्थ दिशा में छोड़ा जा रहा है, नॉर्थ, देखिए नॉर्थ दिशा में गया, ठीक है, तो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। किधर जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन फोर्स लग रहा है। इसका मतलब पक्का है कि यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ही होता है कहीं पे नजरे कहीं पे निशाना, कि मतलब अगर आप जाएंगे पूरब की तरफ तो फोर्स लग जाएगा तो आप हो जाएंगे उत्तर या दक्षिण। ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोग पढ़ते हैं भाई, दिमाग कहीं होगा, आंख कहीं और है, कुछ भी है। ठीक है, तो इस तरह से प्लीज मत पढ़िएगा। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रूल अप्लाइएगा। अगर पढ़ रहे हैं तो उसी दिशा में आपका मन, दिमाग, स्थिति सब कुछ हो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वाला नहीं, मैग्नेटिक फील्ड वाला केवल किताब में रहने दीजिएगा। कि पढ़ रहे हैं तो भाई पिक्चर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो पता चला पढ़ाई का ध्यान लग गया। ठीक है, पढ़ाई बैठे तो भोजन का ध्यान लग गया। ठीक है, फिर पता चला कि क्या है, कहीं भी जब पढ़ रहे हैं तब तक क्या है, एकदम बीमारी ही बीमारी है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगेगा। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, दोनों इस कंडीशन में लग रहा है, जिसको हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं। अब जरा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा देख लेते हैं। ये बताइए फोर्स ऐसे लग रहा है, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है। ये देखिए ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा, ये फोर्स। तो ये बताओ फोर्स ऐसे हो गया और ये वेलोसिटी ऊपर हो गई। ये देखो वेलोसिटी ऊपर हो गई, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गई, अंदर, यानी डाउनवर्ड है तो इनवर्ड, लेकिन नेचर में वह डाउनवर्ड होगा। जैसे रियल में तो दिशाएं ऐसे होती हैं ना, इस प्लेन में होती हैं ना, तो वह डाउनवर्ड होता है। ठीक है, इनवर्ड नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अब इस कंडीशन में लॉरेंज फोर्स भी लगेगा। Fl इक्वल टू मतलब QV प्लस QVB हो जाएगा।
और ये कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, 3a0 से जा रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है, क्वेश्चन, कि जब ये इधर गया तो वेस्ट डायरेक्शन में 3a0 एक्सेलरेशन से गया। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, m 3a0, e की वैल्यू कितनी है, m a0 qvb, ये देखिए 2ma0 इक्वल टू qvb, या क्या हो जाएगा, एक तो आ ही गया है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है 2ma0 अपॉन क्या, EV, ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, इसमें आपका ये 4 वाला ऑप्शन सही है। तो ये 4.7 का डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, डी वाला सही है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं 4.18 पे, जो कर्नाटका नीट 2013 में आया था, ठीक है। क्या कर रहा है, 4.18 में जो कर्नाटका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए उसको जरा देखते हैं। 4.18 कर्नाटका नीट का क्वेश्चन है। चलो भाई 4.18 क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, कह रहा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए सर्टेन करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है 2 × 10⁻⁴, डिस्टेंस दे दिया है 5 सेंटीमीटर। एन इलेक्ट्रॉन 5 सेंटीमीटर विथ मूव विथ वेलोसिटी 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। करा फोर्स क्या होगा अगर चार्ज क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 है। तो देखो बेटा सब कुछ तो दे ही दिया है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है, तो आपको ये डिस्टेंस r = 5 सेंटीमीटर देने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। यह बता रहा है कि परपेंडिकुलर मूव कर रहा है और थीटा = कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर थीटा = 90 डिग्री है तो ये ध्यान रखिएगा फोर्स F = EVB sin 90 डिग्री, या फोर्स F = EVB सबको दिया है 1.6 × 10⁻90, V दिया है 10⁻7, B दिया है 2 × 10⁻⁴। ये सब रखते हैं तो आपका सॉल्व करके कितना आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन आ जाएगा 3.2 × 10⁻16 न्यूटन। ये आपका बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सही है, बी वाला। तो ये हो गया 4.18। अब देख लेते हैं 4.19। 4.19 चलिए भाई 4.19 क्या कहता है। 4.9 ये भी कर्नाटका नीट 2013 का है। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आता रहता है। करा सर्कुलर कॉइल ABCD करेंगे करंटाइज द प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेगमेंट AB इज F, द फोर्स ऑन द रिमेनिंग सेगमेंट BCDA में कितना फोर्स लगेगा, क्या चीज़ होगी, कैसे क्या होगा, ठीक है भाई। तो देखो बेटा अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में चाहे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर कोई भी लूप रखा गया है तो याद रखिएगा उस पर नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, 0। तो मान लीजिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो देखिए AB के कारण क्वेश्चन में दे दिया है, AB के कारण जो फोर्स है वह क्या है, F है। और आप जानते हैं कि किसी भी शेप का, चाहे ट्रायंगल शेप का हो, चाहे स्क्वायर शेप का हो, चाहे सर्कल शेप का हो, चाहे पेंटागन शेप का हो, चाहे हेक्सागन शेप का हो, अगर कोई भी लूप इस टाइप की चाहे इनवर्ड या डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा है करंट हो उसमें, तो याद रखिएगा उस पर नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। यानी उस पर नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। तो ये बताओ इस पूरे लूप पे जो नेट फोर्स होगा वह क्या होगा, 0 होगा। यानी FAB प्लस FBCDA = 0 होगा। ये दे दिया है और आपसे यही पूछ रहा है BCDA के कारण क्या होगा। तो आपको देख रहे होंगे BCDA का मतलब क्या हो गया, -F हो गया कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसमें, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए वाला ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए वाला। तो ये हो गया आपका 4.19। अब चलते हैं 4.20 पे चलते हैं। क्या है 4.20, चलिए भाई 4.20 पे चलते हैं। क्या कर रहा है 4.20, 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये कर रहा है 2 सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस R आर लाइंग कंसेंट्रिकली with their planes at a right angle to each other, the current flowing in them
RI and 2I respectively, the resultant magnetic field induction at the center will be। मतलब कहा यह जा रहा कि दो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर हैं, दोनों के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मतलब ऐसे है, जैसे एक का प्लेन अगर ऐसे है तो एक का प्लेन ऐसे है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हाँ, लेकिन सेंटर उनके क्या हैं? कंसेंट्रिक हैं। सेंटर उनके क्या हैं? कंसेंट्रिक हैं। कंसेंट्रिक हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक में ये देखिए इस तरह से एक कॉइल ये है, इसमें जो करंट हो गई वह I हो गई, रेडियस इसका R है। ये देखिए इसका भी सेंटर R है, इसमें जो करंट हो गया वह 2I हो गया। अब देखो इसके कारण जरा मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये देखिए ये करंट है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ हो गया। बोलिए इधर की तरफ हो गया कि नहीं? तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ हो गया। ये देखिए B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2I बाई क्या हो गया? R। ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, देखिएगा ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? ऊपर। तो देखिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? B2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2I बाई कितना हो गया? R। अब बोलो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? तो वेक्टर क्या कहता है? अगर दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? B इक्वल टू रूट में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, या B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई नहीं रहेगा यहाँ, 2I बाई R रूट में 4 प्लस 1, यानी क्या हो गया? म्यू नॉट I अपॉन 2R रूट 5। कौन सा ऑप्शन है? ए वाला सही है। कौन सा सही है? ए। ठीक है भाई, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया। फिर इसके बाद देखिए 4.21 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4.21 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? ये भी आपका 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। 4.21 क्वेश्चन करा मिली वोल्ट मीटर 25 मिली वोल्ट रेंज is to be converted into an ammeter of 25 एम्पियर रेंज, द वैल्यू ऑफ नेसेसिटी शंट। तो ये देखिए इसमें आपका क्या है, जो करंट है वह कितनी है? 25 एम्पियर है, और वोल्ट जो है वह 25 इंटू 10⁻³ वोल्ट है। तो रेजिस्टेंस एक तरह से पूछ रहा है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए कभी कभी कंफ्यूज करता है, IG और I में से एक ही करंट दे देता है तो कंफ्यूज करता है। तो ये देखिएगा ये 0.001 ओम हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला सही होगा। ठीक है, फिर देखिए 4.22 आपका 4.22 देखिए 4.22 2012 नीट का ये भी क्वेश्चन है। करा एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्रीक्वेंसी विद द अप्लाइड अक्रॉस द डीज ऑफ ए साइक्लोट्रॉन that is being used to the accelerate proton, the operating magnetic field be used to the cyclotron and the kinetic energy of the proton beam produced by it are given by। मतलब कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहली चीज़ ये बताइए, आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, EB अपॉन 2πm होता है। अब बताइए B इक्वल टू क्या होगा? 2πm, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट किया है, अपॉन E। ठीक है, चलिए तो निकल गया। अब काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² होता है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। अब देखिए हाफ mv² का मतलब R इक्वल टू आपको पता है mv अपॉन कितना? EB, mv अपॉन EB, या B इक्वल टू क्या हो जाएगा? EB R बाई M, या B इक्वल टू B कितना है? B देखिए ये है E 2πm न्यू R अपॉन क्या? M से M कट गया, ये आपका V आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी बताइए कितनी हो जाएगी? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बोलो? हाफ M E² 4π² न्यू स्क्वायर R², तो से कट गया। ठीक है, M से आपका नहीं कट रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 2m π² न्यू स्क्वायर
आर स्क्वायर। अब इसमें कौन सा आंसर सटीक बैठ रहा है भाई? ये आपका बैठ रहा है सी वाला ऑप्शन बैठ रहा है। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? सी वाला। ठीक है बेटा, तो ये पार्ट 1 में मैंने आपको क्या है 2019 से लेके 2012 तक ये कुल 23 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन ए के नाम से है, फिर उसके बाद 4.1, 4.2 यानी 23 क्वेश्चन कुल हमने आपको बता दिया बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन और सॉल्यूशन हमने बता दिए। इससे 2 क्वेश्चन पक्का है पूछा जाएगा। ठीक है, जरूर पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। आज आपका 24 तारीख है। ठीक है, 60 दिन करीब आपकी परीक्षा में बचे हुए हैं, तो 60 डेज के टारगेट को हम लोग ठीक है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।